अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन 2023-24 के लिए दंगल सज चुका है, मैदान सज चुका है। उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 3 बड़े नाम सदर के लिए मैदान के अंदर हैं, लेकिन कौन मैदान मारता है इसका तो वक्त तयन करेगा। वकीलबादी अपना हक़ रह दही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फैसलाबाद की फ़लाह व बहबूद के लिए किस हद तक, या डिस्ट्रिक्ट बार क्या सिर्फ वकला के लिए पूरे फैसलाबाद का किरदार अदा करने के लिए तैयार होते हैं, और तीनों सदूर के उम्मीदवार क्या मंशूर लेकर मैदान के अंदर आए हैं। नौजवान वकला के लिए क्या करेंगे, शहर की तरक्की के लिए क्या करेंगे, फलाह व बहबूद के लिए क्या करेंगे। तीनों उम्मीदवारों को प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे और देखते हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं काले कोड के हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के बड़े दंगल के बड़े मुकाबले के लिए उम्मीदवार सजाद मुर्शद गिल हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं इलेक्शन का, इस वक्त मैदान सज चुका है, गहमा गहमी है, वकला हजरात को कायल किया जा रहा है, क्या कायल करने के लिए मंशूर पेश किया जा रहा है, आपका मोटिव क्या है? अगर आपको अल्लाह इज़्ज़त देता है तो आप क्या लेके आगे चलेंगे, क्या रोड मैप क्या आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे ना तो पिछले सालों में चूँकि इस प्रोफेशन में बेतहाशा इंडक्शन हुई है, नए लोग आए हैं, तो नए लोगों के आने के साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। एक मसला तो उनकी तालीम और तरबियत का है, और दूसरा जो अहम मसला है वो उनके ब्रेड एंड बटर का है। तो इन दोनों हवालों से पिछले 2-3-4 साल में मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत अच्छा फोकस काम नहीं हुआ है, जिस वजह से एक तनाव की कैफियत है। वो इंतज़ामिया हो या जुडिशरी हो या बाकी दीगर अवामी अदारे हों, जो मसाइल हैं इनके बढ़ने से आपको पता है कि जो वकील है ये बुनियादी तौर पर एक स्टेक होल्डर है कि जहाँ पे इनजस्टिस होगा वहाँ पे ये इन ऑपरेशन आएगा। एक आम आदमी जिसके पास कोई फ़ोरम नहीं होता, उसके पास ये सबसे मौजू और आसान तरीन फ़ोरम है कि वो किसी वकील के पास आता है और फिर वकील उसके हक़ के लिए उसका ब्रीफ लेके चलता है। तो जब एक इंस्टीट्यूशन, वकील के इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही होती है, तो वो मसाइल हल होने की बजाय तनाव की तरफ जा रहे होते हैं। तो मेरे ज़ाती ख़्याल के अंदर हमें जो अल्लाह पाक अगर इज़्ज़त देते हैं तो हमें जो सबसे पहला काम करने का है वो ये है कि हमने अदारों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशन को कायम करना है। पुलिस का इदारा हो या दीगर अदारे हों, अदलिया हो या आपका मीडिया हो या आवाम के दीगर अदारे हों, हमने इन सारों के लाइजन को बना के तो वकील काले कोड की इज़्ज़त व तौक़ीर जो कभी इसका हिस्सा थी उसको बहाल करना है। और अल्लाह के फजल से हमने अवाम को लेकर, अवाम के स्टेक को लेकर आगे चलना है। और एक वक़्त जो पहले था कि वकील साहब जिधर भी जो रहता था वो उस इलाके का प्राइम होता था, इंशाअल्लाह ताला हमने अपने रवैये से लोगों को इंसाफ दिला के, अदारों की इज़्ज़त तौक़ीर करके, इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त तौक़ीर करके हमने काले कोट की इज़्ज़त को बहाल करना है। और काला कोट ही हमारी प्राइम है, काले कोट की शान को आगे लेके चलना। अच्छा गिल साहब, इफ्तिखार चौधरी से चलने वाली तहरीक जिस पर आपने कहा कि ये इज़्ज़त उस वक्त लोग करते थे और लोग मानते थे, बल्कि जो सीनियर वकला हैं उनको आज भी लोग उसी तकद्दुस और प्यार से तस्लीम करते हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या वजूहात बनी कि वकला एक बाइज़्ज़त और पढ़े लिखे तबके को वकला गर्दी के साथ, बहुत सारे वकूलों के साथ जोड़ दिया गया और काले कोड के ऊपर एक पॉइंट, स्पॉट्स या धब्बे, कोई भी लफ्ज़ बोलने लगाने की कोशिश की गई या लगा दिए गए? देखिए, मैंने बुनियादी जो बात है ना, बुनियादी बात ये है जिसको आप गौर करके देखेंगे, जिसमें आप एम्फसाइज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वकील कभी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जाके अपने किसी ज़ाती मामले में नहीं उलझता। हमेशा वहाँ पे उलझाव आता है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं होती है। वकीलों की तरफ से मैंने पहले नोट पे ये कहा कि तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह ताला अगर जीतते हैं तो हम पहली सतह पे अपने लोगों की तरबियत की तरफ तवज्जो करेंगे और इनके जो टेम्परामेंट हैं, इनके जो एटीट्यूड हैं, इनके ऊपर जो काम होने वाला होगा हम करेंगे। लेकिन यहीं पे मैं ये कहना बहुत मुनासिब समझता हूँ कि अदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब अदारे इंसाफ नहीं करते, जब अदारे अवाम का काम नहीं करते, तो वकील जब जाता है तो उलझाव पैदा होता है। अब वकील का ये मैंडेट कोई नहीं छीन सकता कि वो अवाम के काम के लिए ना जाए। वो जाके कानून से खाता है तो वहाँ तकलीफ, जब वो कानून की बात करता है, कानून की हुक्मरानी होती नहीं, उलझाव पैदा होता है।
और यहाँ पे मैं ये ज़रूर करूँगा, अगर मैं आता हूँ तो मैं अपने बच्चों को समझाऊँगा कि आपने कलम और किताब के ज़रिए से इंस्टीट्यूशंस को तगड़ा करना है, उनको चेक एंड बैलेंस करना है, आपने झगड़ा नहीं करना। हमारे पार्ट में जब हम फिज़िकल एक इंटरेक्शन में जाते हैं तो एक गलत या सही एक कॉन्सेप्ट को फ्लोट किया जाता है कि वकला गर्दी कर रहे हैं, हालांकि वकला तो बेचारा मजलूम है, वकील कई तरीक़ों से मजलूम है। आप देखेंगे छोटी छोटी बात पे 780 ये फेस करता है। अब ये 780 फेस अपनी ज़ात के लिए तो कर नहीं रहा होता, अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हुए कर रहा होता है। तो जहाँ पे कुछ खराबियाँ हैं वहाँ पे वकील के इंस्टीट्यूशन को अगर निकाल देंगे, टोटल चेक एंड बैलेंस ही कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये निज़ाम नहीं चल सकता। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन इसके साथ गिल साहब क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार की तरक्की के लिए कुछ फलाह बहबूद के काम होने वाले, कुछ तरक्की के इंफ्रास्ट्रक्चर काम होने वाले, इसके साथ साथ क्या शहर फैसलाबाद के दीगर मसाइल और दीगर इश्यूज़ के साथ तरक्की के अंदर भी किरदार आप लोग बराबर रखते हैं और किरदार अदा कर सकते हैं? जहाँ सियासी पंडित, मैं पहले भी दीगर सुदूर उम्मीदवारों के साथ ये कह चुका हूँ, वो आगे आप लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, अंडरपास बना देंगे, आपके चैम्बर्स बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, जबकि वो अपने इलाकों के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे। तो क्या वकला बरादरी इस पे आके अपने पूरे शहर की नुमाइंदगी करने के भी इख्तियार रखती है, जिसको शायद उनको कहीं ना कहीं सबोताज करने या उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है? जी बिल्कुल, मैं ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर देखिए नौजवान वकला के मसाइल में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो तो यही है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है और उनकी इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है। जिस तरह पहले रिफ्रेशर कोर्सेज़ होते थे, अदलिया आके इंटरेक्ट करती थी, नौजवान बच्चों को पढ़ाती थी, लिखाती थी, उनका एतमाद बढ़ता था और एतमाद बढ़ने के साथ वो एक कामयाब वकील बनते थे और कामयाब वकील के साथ उनका ब्रेड एंड बटर भी चलता था। एक तो हमने ये वर्कशॉप्स को दोबारा करना और अदलिया के साथ हमने नौजवान को इंटरेक्ट करवाना है। ये जो एक गैप है ना कि सिर्फ अहदेदार मिले और जो स्टेक होल्डर है या जो बड़ा वकील है वो जाके चैम्बर में मिले, इंशाल्लाह इसको ख़त्म करना है। अदलिया को इज़्ज़त तौक़ीर देनी है और इज़्ज़त तौक़ीर के नतीजे में नौजवान वकला के लिए मेरिट लेना है, उनके ब्रीफ को उनके मेरिट के ऊपर किया जाए। दूसरी इनके चैम्बर्स के मसाइल हैं, डेवलपमेंट में आता है, इंशाल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर इनके चैम्बर्स के लिए तवज्जो करनी है। तीसरी बात, इनकी सेहत के हवाले से यहाँ पे डिस्पेंसरी कायम है, उसको एक हेल्थ यूनिट बनाने की ज़रूरत है, उसको हेल्थ यूनिट बनाना है। पार्किंग का बेतहाशा मसला है, पार्किंग को हमने प्रायोरिटी के ऊपर ठीक करना है। सफाई का मामला है, सफाई का मामला चूँकि हल होने वाला है, सफाई के अदारे मौजूद हैं, हो सकता है हमारे ऑफिस से गफलत होती हो, हम उनको बाकायदा उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाते। तो इंशाअल्लाह ताला सफाई के मामले को ठीक करना है। फिर हमारी ख़वातीन हैं, ज़चगी से गुज़रती हैं, शादी से गुज़रती हैं, उनके लिए पैकेजेस लाने हैं। बाकी ये जो डेवलपमेंट के काम है, ये चूँकि डिप्टी कमिश्नर जो है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का कस्टोडियन है। अगर बार अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ लाइजन करे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी दीगर अदारे की ज़रूरत है कि वो आके हमारी डेवलपमेंट का काम करे। तो इंशाअल्लाह ताला अदारों के, मैं चूँकि कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हूँ, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर यकीन रखता हूँ, मैं इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे इज़्ज़त देता है अल्लाह, तो इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी समेत मैंने तमाम अदारों की इज़्ज़त करनी और करवानी है और उसके जवाब में मैंने सिर्फ एक मेरिटोक्रेसी लेनी है, मेरिट होना चाहिए। अवाम बुनियादी स्टेक होल्डर है, हम असिस्ट करते हैं अदारों को, अदारों ने डिलीवर करना है और जब डिलीवर उन्होंने करना है तो गुड गवर्नेंस होनी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने अपना बड़ा फोकस रखना है, एक साल में काले कोट की इज़्ज़त बनानी है और अवाम के मसाइल को आगे लेके चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द लीस्ट, हाई कोर्ट बेंच, शायद उस पर शहर फैसलाबाद, सर मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में दीगर सुदूर उम्मीदवारों ने ये कहा, वो वकला के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना पूरे शहर फैसलाबाद के बासी और डिवीज़न फैसलाबाद के बासियों में इंपॉर्टेंट है। और जब भी पूरी गवर्नमेंट, कोई भी वो नून लीग हो, पीटी हो, पीपल्स पार्टी, एक ही बात करते हैं, ताकत के मुंतकली, ना तो ये बल्दियात करवाते हैं और ना ये ताकत की मुंतकली किसी भी सतह पर नीचे जाने देते हैं, शायद जिस बिना के ऊपर आवाम रुलती है और इंसाफ का असूल मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल बात है। फैसलाबाद चूँकि एक इकनॉमिकल हब भी है और इसके सारे वो लवाजमात या इसका वो तमाम मेयार पूरे हैं जो किसी भी डिविजनल बेंच के लिए ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो ये है कि ये कोई बैगिंग नहीं है, ये फैसलाबाद डिवीज़न का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इसको इसका बेंच मिलना चाहिए। पिछले एतवार में कुछ काम हुआ, कभी कभी नहीं हुआ, लेकिन एक ही दफ़ा अच्छा काम हुआ है जब जनरल मुशर्रफ थे, तो उस वक्त ये बिल्कुल करीब था लेकिन अंदर से सबोताज कर दिया गया। वो एक लंबी तफसील है, किसी और इंटरव्यू में बयान की जा सकती है।
लेकिन इस घर को लगी आग घर के चिराग से। यानी कि इंसाफ के लिए भी जमहूरियत नहीं, आमरीत अच्छी रही हमेशा। मैं नहीं, आमरीत को मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन उस दौर के अंदर उसके जो भी हालात वाक़यात हों, लेकिन उसमें काम फैसलाबाद बेंच के लिए एक सीरियस काम हुआ है, ज़्यादा अच्छा काम हुआ। उसके बाद एक पॉलिटिकल दौर में क्या हुआ है कि एक समरी बना के एक डिवीजन को देते देते 5 डिवीजनों को बीच में इंडल्ज कर लिया। यही सीएम जो अब पीएम है शहबाज शरीफ थे, यही इमरान खान थे, इनसे भी लोग मिले, उनसे मिले, लेकिन आज वहीं का वहीं है। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिकल अदवार के अंदर इस मसले को बिगाड़ा गया है। वो खुद एमपी एमएनए बन गए हैं। तो हालांकि ये वकील का मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं, वकील इसका बुनियादी स्टेक होल्डर नहीं है, इसका स्टेक होल्डर अवाम फैसलाबाद है। बिल्कुल सही। और फैसलाबाद के अवाम का, फैसलाबाद की ताजर बरादरी का जो इतना बड़ा हब है, जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका ये हक है कि इनको इनके डोर स्टेप के ऊपर जस्टिस बने, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला, चूँकि ये मैनीफोल्ड टॉपिक है, लेकिन इसको शहर के दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ ले के चल के इंशाअल्लाह ताला इसके लिए पुरमग़ज़ कोशिश करेंगे। इसमें कोई शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे, तालाबंदी करेंगे, टॉलरेंस के साथ इंशाअल्लाह ताला चलेंगे, लेकिन पुरमग़ज़ और जानदार इसकी जद्दोजहद करेंगे ताकि अवाम में फैसलाबाद को उनका हक़ मिले। फ्रूटफुल चीज़ें लेकर के रिज़ल्ट्स चाहेंगे। शुजात मुर्शिद गिल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा वो चीज़ करेंगे जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने और आवाम को। मेरा इनकी बात एक को मैं बिल्कुल इंडोर्स करूँगा कि ये वकील के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लाहौर भी जाके अपना बहस कर सकता है, फैसला किसी भी अदालत में जाए उससे डिबेट करनी। ये ख़र्चा हम जैसे अवाम पे पड़ता है, जिनका केस लग गया तो फिर लग गया। मेरे ख्याल में इसके लिए ज़रा कुछ सख्त स्टेप और मेरे ख्याल में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उम्मीदवार सदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर मंज एडवोकेट जो हैं वो मौजूद हैं। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, इलेक्शन सर पे आ चुका है, तैयारियां अरूज बल्कि ज़ोरों शोर से, मैं ये कहूँगा अरूज पे पहुँच चुकी हैं और ज़ोरों शोर से जारी भी हैं। मंशूर क्या है, क्योंकि आज हमारे मकसद प्रोग्राम का है, क्योंकि हमेशा जब भी फैसलाबाद की बात होती है तो डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद एक बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम रखती है, और शहर फैसलाबाद की तरक्की में किरदार वकला बरदरी का हमेशा से रहा भी है, किरदार अदा भी करती है। हर खुशी गमी हो, या अच्छा बुरा हो, दिन साथ खड़े होते हैं। आप राना शाहिद मुनीर क्या समझते हैं शहर फैसलाबाद के लिए और डिस्ट्रिक्ट बार के लिए? शाहिद मुनीर अगर अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं तो क्या करने जा रहे हैं, मंशूर क्या है? DBA फैसलाबाद, लाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं आपको मशकूर हूँ। मंशूर में सबसे पहले जो हमारे यंग्स वकला हैं, इनके बड़े इश्यूज़ हैं, इनके लिए चैम्बर्स नहीं हैं। 2016 से ऑनवर्ड कोई 1700 के करीब नया मेंबर जो है वो इनरोल हुआ है, लेकिन चैम्बर्स की उनके पास कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। हमारे पास पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो एक बर्निंग है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वकील बल्कि फैसलाबाद की जो जनरल कम्युनिटी है वो भी मुतासर होती है। इंशाल्लाह उसको एड्रेस करेंगे। बाकी इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, 1 साल का टाइम है, तो 1 साल में इंशाल्लाह, इन शॉर्ट में अगर आपको मंशूर बताऊँ तो मेरा मंशूर ये होगा कि हम कोई ऐसा रोड मैप तय कर जाएँ, ऐसा कोई पैटर्न तय कर जाएँ जिस पे आने वाले लोग चलें, और वकला कम्युनिटी की जो फॉरएवर एक इज़्ज़त वक़ार की बहाली का जो सिलसिला जो होना चाहिए ड्यू, वो इंशाल्लाह उस पर वो कारबंद रहें। हम 1 साल में ये तो नहीं कर सकते कि उसको मुकम्मल कर जाएं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोई ऐसा रोड मैप ज़रूर तय कर जाएंगे कि लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अगर हम इस रोड मैप को फॉलो करें तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी की बेहतरी होगी, हमारे ओवरऑल मसाइल हल होंगे, माशरे में हर डिपार्टमेंट में हमारी इज़्ज़त होगी, और यही मेरे ख्याल में हमारा प्राइम फोकस होगा इंशाल्लाह। पंजाब के अंदर भी कुछ जुडिशल हजरात के साथ, जजेस साहिबान के साथ कुछ इश्यूज़ रहे, तो आप बड़े सर फहरिस्त रहे वकला की आवाज़ बनने के लिए, किसी भी वकील की तज़हीक या इज़्ज़त नफ्स जो मजरूरी होनी चाहिए, तो इसको कितना का मलहूज़े खाते रखने कम देना? देखिए, इसमें ना अपना बिलाल भाई, जो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। मैं समझता हूँ कि जुडिशरी और जो बार और बेंच है, इसमें 95% लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। लेस देन 5% लोग हैं, जुडिशरी में भी हैं, वकला में भी हैं, हर जगह होते हैं। तो उनका जो है वो आपस में किसी की, मतलब आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या किसी की
पुअर मेंटेलिटी कह लें, मैं इसको थोड़ा सा इस पुअर मेंटेलिटी भी कह सकता हूँ इस बात को। या उस कोई वजह अपनी से एक्सरसाइज करना चाह रहा होता है पार्ट्स को, दोनों तरफ से कोई भी हो सकता है। तो उस वजह से थोड़े बहुत जो इश्यूज बनते हैं ये नहीं बनने चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि बार और बेंच दोनों की तस्दीक है ना। अगर कोई वकील किसी जज के साथ बदतमीज़ी करता है या कोई जज साहब किसी वकील के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो एज एन इंस्टीट्यूशन ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक अगर दूसरे पे चलेगा तो मतलब दोनों इकट्ठे मिल के चलेंगे तो ये गाड़ी चलेगी। अच्छा, हर बार इलेक्शन में मेरा एक सवाल ज़रूर होता है, जितने भी उम्मीदवार होते हैं, काला कोट एक बड़ी बाइज्जत पेशा है, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है जो कि 100% है तो एजुकेशन यहाँ है होती है। लेकिन एक लफ्ज़ जोड़ते जाता है वकला गर्दी का, ये किस हद तक बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है? वकला गर्दी एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक इनटॉलरेबल लफ्ज़ है जो एज अ टर्म यूज़ किया जाता है। ये हर जो हमारी एक अनफॉर्चुनेटली जो मॉब साइकोलॉजी बनी हुई है, हमारी मॉब साइकी है कि हम समझते हैं जी कि कोई भी काम जो इकट्ठे होके जाएंगे तो वो मतलब हो जाएगा। वो आप मुझे बताएं किस डिपार्टमेंट में नहीं है? डॉक्टर्स इकट्ठे होकर नहीं आते हैं, टीचर्स इकट्ठे होकर नहीं आते हैं, यूनियंस हर जगह, हर जो सेगमेंट है वो अपने जब वो एक देखते हैं चीज़ों को तो वो इकट्ठे होके इसको करते हैं, एजिटेट करते हैं या अपनी चीज़ों को मतलब मनवाने की कोशिश करते हैं। तो वकला गर्दी जो है मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई नामुनासिब लफ्ज़ है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो जजेस हैं, जो एक बहुत थोड़ी कम्युनिटी है जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातर कभी कोई उनका अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं, उनमें वो इस हद तक चले जाते हैं कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा पूरे की पूरी कम्युनिटी है जो वो बदनाम होती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, शहर फैसलाबाद के बात करें, इक़्तिदार के ऐवानों में बड़ा अहम किरदार है। उन्हीं इक़्तिदार के ऐवानों में शहर फैसलाबाद के मेंबरान असम्बली का बड़ा किरदार है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार अपना एक मुकाम रखती है। अंडरपास नहीं बन सका, बहुत सारे तरक्याती काम है, जैसे आपने चैम्बर्स की बात की। तो फैसलाबाद के मेंबरान असम्बली वो हक अदा नहीं कर पाते, जो कि हमें अब नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो वकला हज़रात हैं वो उम्मीदवार बन के सामने आ रहे हैं ताकि शायद अपनी फ़ाइट खुद लड़नी पड़ेगी। सर देखिए, इसमें ना अनफॉर्चुनेटली, मैं तो इसको खैर अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि हमारा 2019 में जब हमने ये स्ट्राइक की हुई थी, इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने खोली, तो उसमें सरीना होटल में हमने एक फ़ंक्शन किया जिसमें ऑलमोस्ट फैसलाबाद ज़िले के सारे MPs PTI से ताल्लुक़ रखने वाले और सारे MNAs मौजूद थे। लेकिन वो उनको मैं अब मतलब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने वो तो उस तब कहा कि जी हम आपके साथ हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कभी किसी ने, मेरे ख्याल में चौथा साल है, कभी किसी ने कोई बॉदर भी नहीं किया। अच्छा, ये एक बार पूछना भी, मैं माज़रत यहाँ कथा कलामी कर रहा हूँ। एक नून लीग राणा सनाउल्लाह साहब ले गए, कुछ नहीं हुआ, ऐसे मियाँ फ़र्क भी ले गए, कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से सियासी पंडितों ने मजाक किया है वकला बरादरी के साथ हाई कोर्ट बेंच के ऊपर, और मेरे ख्याल में इसके साथ साथ तरक्याती कामों के ऊपर। मेरे ख्याल में वकला को इस हवाले से पॉलिटिकल सियासत ख़त्म करके अपने इतिहास चाहिए। एग्जैक्टली हमें जो है हमारी बिल्कुल बियॉन्ड जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उससे बियॉन्ड होके हमें सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए सोचना होगा, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए सोचना होगा। हमारे इस बार के 2017 के आई थिंक सो के कुछ फंड्स हैं, कोई 54 मिलियन के अप्रूव हुए पड़े। 39th कैबिनेट की मीटिंग में वो फाइनेंस कमेटी के उसमें अप्रूव हुए पड़े हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो बॉदर नहीं किया कि उनको इशू करवा लें वो, या उनको नहीं ख्याल आया कि ये बार के काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को भी किसी ना किसी लेवल पे देखना चाहिए कि अगर निज़ाम अदल को चलाना है तो निज़ाम अदल को चलाने के लिए जो एक पहिया है उसमें वो इतनी हवा भर देंगे। और मतलब देखें ना, अब कोर्ट्स की, जजेस की तनख्वाहें हैं, गाड़ियाँ हैं, कितना पूरा एक मैकेनिज़्म ऑफ स्टेट चल रहा है उस पर। लेकिन दूसरी तरफ जो वकला है, जिसको वो भी कहते हैं कि हुकूमत भी कहती है कि जी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, बार और बेंच, लेकिन बार की तरफ बिल्कुल कोई भी बंदा बिल्कुल इसको यतीम समझ के छोड़ा हुआ है हर बंदे ने। तो इनको देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को बैलेंस रख के चलना चाहिए। अगर हम गाड़ी के दो पहिए हैं तो दोनों में जो है मतलब वो इक्वल चलना चाहिए। क्योंकि आप खुद सेक्रेटरी रह चुके हैं तो आपको ज़्यादा तजर्बा होगा कि सदर बन के माइंड फ्रेम क्या है, मेरे पास रोड मैप क्या है, मैंने किधर को चलना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है। हाई कोर्ट बेंच कितनी बड़ी तरजीह है? हाई कोर्ट बेंच जो है, देखिए मैं समझता हूँ फैसलाबाद की जो एक सबसे बर्निंग और सबसे जो कोर इशू है, एक वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में बन जाने से फैसलाबाद के ओवरऑल लोगों की जो है ना एक लाइफस्टाइल, एक उनकी हैक्टिक जो है लाइफ, वो सिर्फ हाई कोर्ट बेंच बन जाने से ही वो ऑलमोस्ट 40% जो है उसमें कमी आ जाएगी।
लाहौर की ट्रैफिक सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी हम थानों में जाते हैं, अभी हम दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है जी लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं ऑफिसर्स, तो उससे सफ़र करता है पूरा निज़ाम, पूरे पब्लिक। किसी भी दफ्तर में चल जाएँ, डीसी साहब के दफ्तर में चल जाए फलां वो हाई कोर्ट गए हुए हैं जी, किसी थाने में चल जाएँ वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, एसपी साहब के पास चल जाएँ वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो हम अगर सफ़र करते हैं हमारा तो शाज़ो नादर काम होता है, लेकिन जो जिनके डेली बेसिस पे मतलब उनके साथ वो इस तरह पूरा निज़ाम जो है वो एक सफ़र हो रहा होगा। मुझे खोसा साहब ने उस वक्त कमिट किया था, बल्कि उसकी वीडियो भी मौजूद है। खोसा साहब ने कहा था कि हम आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले हम डिवीज़न लेवल पे ई कोर्ट्स देंगे हाई कोर्ट की, बिल्कुल तजुर्बा हो जाता है कि आप चेक कर लें कितने केसेस हैं ताकि उसके बाद फिर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले आएंगे। बल्कि उन्होंने सिंगापुर का एक पैटर्न कोर्ट किया था, वो कह रहे थे मैंने सिंगापुर का विज़िट किया, तो वहाँ पे वो कोर्ट्स में जाना ही नहीं पड़ता, वकील अपने दफ्तर में बैठ के लैपटॉप खोलता है, अपोनेंट काउंसिल अपने दफ्तर में बैठ के लैपटॉप खोलता है, और जो जज साहब हैं वो अपने दफ्तर में होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, जजमेंट की कॉपी उनको व्हाट्सएप ईमेल चली जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जिद्दत आ रही है ओवरऑल हम सब जब इसको अवेल कर रहे हैं, ये मोबाइल की सूरत में भी, तो मैं समझता हूँ इसका इधर भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए ये चीज़। तो ई कोर्ट जो है वो एक बड़ा वायबल है। अभी हाई कोर्ट जो है उसमें ये बात लोग उसको बात माइंड कर जाते हैं, हाई कोर्ट के 43 जजेस ने लिख के दिया हुआ है कि जो इलाकाई बेंचेज हैं वो नहीं बन सकते। तो उसमें ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये तो हाई कोर्ट के एक जज साहब का जो है उसका मतलब नहीं बर्दाश्त, उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये 43 जजेस का रिटर्न फैसला है, हुकूमतें खड़ी जजेस के फैसलों के ऊपर है। तो ये 43 जजेस की रिटर्न यूनानिमस है। तो इसमें हाई कोर्ट बेंच जो है वो उसका मैं समझता हूँ कि अल्टरनेट जो उस पर हमने वर्किंग की भी थी, उसमें मतलब जो अपना वीडियो लिंक वाला ई कोर्ट वाला सिस्टम है वो एक बड़ा वायबल है। वो हो जाए तो हमारी जो ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। अब देखें ना, इसको थोड़ा सा इमेजिन करें कि यहाँ से फैसलाबाद से कितनी गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं लाहौर के लिए, कितने लोग ट्रैवल करते हैं, ये सारा इकोनॉमी भी बहुत पड़ रहा है हमारी। बिल्कुल ये मैं पॉइंट, जब एकदम गवर्नमेंट कह रही है कि इकोनॉमी के ऊपर मॉइस्चर और वजन कम करना है, तो आसान हल है। एग्जैक्टली कि हाई कोर्ट का बेंच जस्टिस है डोर स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है, और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स वाला ये हर महज़ब मुआशरे में ये है कि इसको चीज़ों को नीचे लेके आएँ ताकि हर बंदे की इजी एक्सेस हो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट बेंच किसी भी शक्ल में जो फैसलाबाद की ज़रूरत है, और बिल्कुल इतनी ज़रूरत है जितनी हमारी सांस लेना ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं शायद मुनीर साहब ने एक आखिर पे जुमला बोला है कि हाई कोर्ट बेंच हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना सांस लेने के मुतरादिफ है। 100% इंडोर्स करूँगा इस बात को, क्योंकि शहर फैसलाबाद के बासी, ना सिर्फ शहर फैसलाबाद के वकला बरादरी या लोग, बल्कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लाहौर खा गया सिर्फ इसलिए कि हम हमसाया शहर हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मियां अनवारुल हक उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद एसोसिएशन के सदर के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। साहब कैसे देखते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी तो अरूज पे हम हर साल प्रोग्राम करते हैं, और इसके लिए ख़ासियत भी ये है कि मकसद ये होता है कि फैसलाबाद के बड़े बड़े पंडित जो सियासी हैं वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, शहर को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो वैसी उम्मीदें आप लोगों को सब लॉलीपॉप देते हैं जैसी आवाम को देते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला खुद अपनी तहत बहुत सारी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं शहर फैसलाबाद की तरक्की के अंदर, बहाली के अंदर किरदार आप लोगों का मिसाली है। क्या समझते हैं आपका मंशूर इस वक्त क्या है जो आप वकला को पेश करें कि अगर अल्लाह इज़्ज़त आपको देता है तो आप क्या करेंगे और क्या करने जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया। एक्चुअली देखें, अल्फाज के अगर उतार चढ़ाव को देखना हो तो शायद बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे किए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत थोड़ा सा हमारी ख्वाहिशात भी छोटी हैं वकला की, और काम भी, हमारे मसाइल भी जो है ना जी वो ऐसे हैं कि जिनको हम अपने तौर पे हल कर सकते हैं। और लोग तो बहुत सारे मसाइल हमारे पास लेके आते हैं हल करने के लिए, तो हम अपने मसाइल, लेकिन बदकिस्मती ये होगी कुछ सालों से कि हमारे मसाइल उसी तरह अपनी जगह पे रखते हैं और वो हल नहीं हो रहे। हालांकि वो छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे आपके सामने सफाई का हमारा यहाँ मसला है जो कि बिल्कुल ही एक गंभीर सी सूरत इख्तियार कर गया है। तो और हमारे अपने बार और बेंच के तलकात हैं,
उसके हवाले से और हमारे यहाँ नौजवान वकला के लिए जो चैम्बर्स का मसला है, ये मैं अपने बार के हवाले से बात कर रहा हूँ, शहर के मसाइल पे अभी गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो ये लेकिन हमारे जो नुमाइंदे होते हैं उनके एक्चुअली मसाइल यही होते हैं कि इनको हल करना है। हम अपने तमाम पूरे साल के लिए मसाइल उनके सुपुर्द कर देते हैं कि आप हमारे ये मसाइल हल कर दें। लेकिन बदकिस्मती अब ये होती है कि जब आपने कहा ना कि पूरे शहर के मसाइल को हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि सूतर मंडी के मसाइल को हमने हल करना है, और बाहर के ये जो बड़े बड़े टाइकॉन है, आईकॉन है, इसके ये प्रॉपर्टी के वो भी हाँ, वो भी हमारे पास ही, और हम ये अपने मसाइल को हमारे दोस्त भूल जाते थे जो हमारे नुमाइंदे होते थे। मैं इंशाल्लाह रिवाइवल ये चाहता हूँ कि अपनी जो हमारे काले कोट की तकदीस है ना, तकद्दस है इसका, जो उसको बहाल करूँगा और अपने मसाइल को अहमियत के देते हुए उसको हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इससे पहले मैंने सवाल किया था शाहिद साहब से कि जो आपके बाहर के बाद बड़ी देर से सुने अंडरपास बनेगा, वुकला गुजरने की जगह बनेगी, वुकला के लिए पार्किंग बनेगी, वुकला के लिए नए यहाँ चैम्बर्स बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फैसलाबाद की सियासत से ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन वुकला बरादरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन वो वुकला बरादरी को अपने साथ इन टच करते हैं। क्या यही वजह है कि वुकला बरादरी में से अब MP MNA के उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में सामने हैं कि शायद फैसलाबाद का हक भी इन्होंने लेना है और अपने हक भी खुद लेने पड़ेंगे? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। ये दरअसल हमारी वो इंडिविजुअल सोच है जो परवान चढ़ रही है कि हम अपने ज़ाती मफादात को पेश नज़र रख लेते हैं। हमारे वो जो बदकिस्मती से कुछ सालों से, जो मैंने पहले भी कहा, देखिए अंडरपास दूसरे, और मेरे भाई हैं जिसमें से बहुत सारे भाई हमारे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हाँ जी, तो उन्होंने अपने दौर में ये काम करना होता तो कर लेते हैं। हाई कोर्ट के बेंच के हवाले से बात है तो हाई कोर्ट के बेंच की एक तहरीक थी जिसको सबूताज ही उस वक्त किया गया कि वो जब पीक पे पहुंची थी, जब 3 माह हमने और हमारे बच्चों ने, हमारे ख़ानदान ने भूख काट ली थी, तो जैसे ही वो नई इंतज़ामिया आई, बदकिस्मती से हमारे ही भाई हैं ना जी, हमारे भाई बंद थे, लेकिन उन्होंने आते ही उसको जैसे एकदम ख़त्म कर दिया। तो उसके पीछे क्या बात थी कि उसको हम हफ्ता 10 दिन और नहीं कंटिन्यू करके अपने मकासद को हल कर सकते थे। मियां साहब, मुश्किल क्या है? जैसे राना सनाउल्लाह जाते हैं, CM शहबाज शरीफ होते हैं जी, पहुंच गया जी, मंजूरियां हो जानी हैं, फ़र्क हबीब लेके जाते हैं इमरान खान तक, मंजूरियां होगी। अच्छा, इस हद तक बड़े सियासी कायदीन, मैं तो कहूँगा कौम के कायदीन के पास शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इन तक भी बातें पहुंचने के बावजूद फैसलाबाद को डिस्ट्रिक्ट जो बेंच है हाई कोर्ट का नाम मिलना, इसके अंदर बुनियादी रुकावट क्या क्या इन लोगों की संजीदगी नहीं थी, या सिर्फ शहर से खुद दोबारा MP MNA बनने का ड्रामा था? हाँ, असल में मैं समझता हूँ कि इसमें वो हमारे अंदर की जो करेज थी ना, वो उसकी कमज़ोरी है। हमारे जो नुमाइंदे हैं फैसलाबाद के, देखें अगर आप गौर करें, सिंध में लाड़काना तक में हाई कोर्ट बेंच है, आप अगर KPK में जाएं तो वहाँ के डिवीजनल सतह पे हर पे हाई कोर्ट बेंच मौजूद है KPK में, और ये लेकिन पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में ये ना होना हमारे ये सियासतदान जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं उनकी नाअहली है। असल में वो फिर मैं वही कहूँगा कि वो ज़ाती मफादात और छोटी छोटी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को, किसी ने MPAs ने वजारत ले ली, किसी ने, हमारे जो भाईबंद हैं वो वकला सदर सेक्रेटरी वो अपनी सीटें ले ली, पक्की कर ली, या कोशिश की है कि हमें ये मिल जाए। तो ये हमारा जो असल काज है, 2 करोड़ अवाम पूरे डिवीज़न फैसलाबाद के, वो बेचारे रुड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अपने जो हमारा सबका यहाँ अदलिया का भी नारा होता है, हुकूमत का भी नारा होता है कि इंसाफ आपकी दहलीज पे पहुँचे, वो दूर रह जाता है। असल में जिस वक्त तक हम अपनी सोच को इज्तमाही नहीं करेंगे, अपने शऊर को इज्तमाही नहीं करेंगे, हम अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश डालें, अपने इज्तमाही सोच फैसलाबाद के हवाले से और इस बार के हवाले से सोचें। देखें, ये जो हमारा हाई कोर्ट बेंच का मुतालबा है ना जी, ये वकला को इसमें से शायद 10% इसमें, बिल्कुल, ये आम पब्लिक का इंसाफ का हाँ, ये आम पब्लिक जो अहमदपुर शहर से बंदा सुबह के टाइम उठता है, 30, 40, 50 हज़ार जेब में लेके जाता है, डाकुओं का भी डर होता है, रास्ते में धुंध का भी खतरा होता है, हमारे भाई बंद जाते हैं रातों को, सुबह एक्सीडेंट के साथ उनकी शहादतें हो जाती हैं। तो ये, लेकिन ये हमारा मसला पूरे अवाम का मसला है, और लोगों को अगर यहाँ अपनी दहलीज पे इंसाफ फराहम होगा, सस्ता होगा यहाँ से अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लाहौर के वकला भाई भी हैं, और वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हमारी इंतज़ामिया, हमारे जो पूरा हुकूमतें उनसे डरती हैं। लेकिन जब पंजाब हाई कोर्ट का इलेक्शन आ रहा है तब वो वोट ले जाते हैं, लेकिन फिर राइट्स के ऊपर उस वक्त कोई लॉलीपॉप दे जाते हैं। अच्छा, मेरे सब एक चीज़ और के एक लफ्ज़ जोड़ दिया जाता है काले कोट के तकद्दुस के साथ, क्योंकि सब, मैंने पहले भी ये सवाल किया, हर साल करता हूँ कि काला कोट
सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी हैं आप लोग। शायद हमारे अंदर इतने एजुकेटेड लोग नहीं होंगे जितने आप लोगों के पास टोटल 100% एजुकेटेड है। लेकिन वकला गर्दी का लफ्ज़ क्यों जोड़ दिया जाता है? और अदालतों के अंदर जो वाक़यात पेश आते हैं वहाँ वकला कुछ जो बहुत ही सीनियर हैं वो हमारे पास बैठ के भी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, यार ये नहीं होना चाहिए, कौन कर जाता है आके, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अच्छा, ये इसमें दो हैं, मैं माजरत के साथ आपके। एक तो इसमें पहले तो हम अपना कसूर है ना, हमने एजुकेट नहीं किया अपने नौजवान नस्ल को। बदकिस्मती से जब ये एक तहरीक हम कहते हैं ना जी, वकला तहरीक चली थी, वो एक्चुअली जजेस की बहाली की तहरीक थी, इफ्तिखार, लेकिन उसने हमको मायूस किया। अच्छा, उसके जजेस ने, और उसके बाद लेकिन ये हो गया कि एक माफिया इसमें आ गई। उन्होंने देखा कि वकला की इतनी इज्जत, इतनी ऑनर, अवाम इस तरह, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, इज्जत को सबताज कर दिया। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम एक बार एक जूस पीने के लिए गए, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, जूस वाले ने जूस दे दिया ना, तो हम पी के हटे और पैसे देने लगे, तो एक बंदा बैठा हुआ था, उसने वो भागाया, उसने कहा जी आपके पैसे मैंने दे दिए। हमने कहा यार वो क्यों? कहता आप इस कौम के जी मोहसन है क्या? ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये कि लोगों में इतना एहतराम। अच्छा, अब ये हुआ कि जब माफियाज ने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छे और एक्सरसाइज किया जा सकता है बड़े से। जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के मालिक थे, सूतर मंडी के थे, जो वैसे लोग थे कि जो हमारे पास अपनी ज़मानतें करवाने के लिए बड़े बड़े माफियाज आते होते थे, कि हमारे फट्टों पे, हमारी कुर्सियों पे हमने साइलिन की तरफ उठाया होता था। उन्होंने क्या किया कि एक एक बच्चे को कहा कि हमने वकील बना लेना है। अब उसमें हमारा तलपट हो गया जी, हमारा निज़ाम को, कि यहाँ आए चैम्बर्स को इतने महंगे कर दिए गए। हम जब आए थे थोड़े से पैसे इकट्ठे करके एक चैम्बर ख़रीदते थे, अब लोग आते ही करोड़ों रुपए लेके हैं, वो आते ही वो ऐसे बिजनेसमैनों के ऐसे लोग। ये कोई जुर्म नहीं है, मैं इसको जुर्म नहीं कहता कि बिजनेसमैनों ने क्यों बच्चों को बनाया, प्रॉपर्टी वालों ने क्यों बच्चों को, लेकिन शायद वो शौक नहीं है। लेकिन वो शौक नहीं है। और दूसरा हमारी बदकिस्मती, मैं वो अपना उसको इसलिए दे रहा हूँ कि हमें चाहिए था कि हम उनकी ट्रेनिंग करते, हम उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाते यहीं फैसलाबाद में, और इसी तरह हर शहर में हम उनको कम से कम 6 मंथ प्रोसेसिंग ट्रेनिंग में रखते, उनको बताते कि किस साइड पे खड़े होना है, इज़्ज़त एहतराम अदालत की किस तरह करनी है, अदालत से इज़्ज़त एहतराम किस तरह करवानी है, सीनियर्स को किस तरह इज़्ज़त देनी है, और इसी तरह मुआशरे में हमने अपने कोट और पैंट और टाई के साथ किस तरह जाना और हमारा बिहेवियर उस वक्त कैसा होना चाहिए। अगर हम ये कोट अपने यूनिफॉर्म में किसी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें हम्बल होना चाहिए, हमें अपने रिस्पेक्ट, अपने से ज़्यादा इस कोट के रिस्पेक्ट के लिए उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। ये हमारी ट्रेनिंग में कमी थी, ये एक है। दूसरी वजह मैं माजरत के साथ आपसे कहूँगा, आपने भी बहुत ज़्यादा हमें वकला गर्दी का लफ्ज़ को ऐसे आम किया। मैं माजरत से पहले इसलिए पूछा कि ये लफ्ज़ सूट नहीं करता, मैंने पहले पैंट को आपके कोट के साथ कहा। सही बात है, ये आपकी तो ये मैं यकीनन मुझे जब मीडिया गर्दी बोला जाता है तब भी हमें बुरा लगता है, ये हर एक को बुरा लगता है। लेकिन ये जो जोड़ने वाले लोग हैं उसके अंदर हमारे अंदर भी काली भेड़ें होंगी, इधर भी ऐसे लोग हैं जो शायद इन लफ्ज़ों को एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि लोग बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे, ये आप सही कह रहे हैं। ये मुआशरे को ना इसकी वो ट्रेनिंग ऐसे कर देते हैं कि लोगों, अच्छा होता भी ये है कि ये वाक़ियत बहुत कम है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कम है कि कोई बंदा कोई बच्चा ऐसे वकील बल्कि इसकी बाकायदा मजम्मत करते हैं, और हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। सच्ची बात है, हम समझते हैं कि लोगों के साथ हमारा रवैया एक रहनुमा का होना चाहिए, क्योंकि वकील रहनुमाई कर रहा होता है। लोग मसाइल के हल के लिए हमारे पास आते हैं, नए मसाइल पैदा करने के लिए नहीं आते। हम लोगों के मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं, और इंशाअल्लाह जब अगर आपका ये भाई आता है तो हम सबसे पहले अपने बच्चों की ट्रेनिंग अपने घर से यहाँ हम ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे कि हमारा ये प्रोफाइल फिर इज़्ज़त वक़ार का अलामत बन जाए, और काले कोट की और काली टाई की फिर उसी तरह मुआशरे में इज़्ज़त हो जिस तरह पहले। लेकिन इसको माज़रत साहब कभी मायूब भी समझा जाता है, वो हमारा पेशा हो, आपको हो, जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट, यानी जिसमें हम ख़ास तौर पर अपनी ब्यूरोक्रेसी लेते हैं, यहाँ जो मुस्बत चाल चलन चलाना लगता है तो उससे सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि यार ये तो हमें मरवा देगा। नहीं, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही वो मायूसी है जो फैलाई जा रही है। यही मायूसी, वो इकबाल ने कहा है कि मौत से बदतर है बेयकीनी। जब ये बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है ना कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं एक शेर आपके सामने मुन्नो भाई का ना जी अर्ज़ करूँगा, पंजाबी में है। वो कहते हैं की होया, वो कहता कुछ नहीं होया, कहता की होना है, कहता कुछ नहीं होना, कहता की हो सकता है, कहता हो नहीं सकता, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, ते जीवन लई फिर मरना पैंदा है।
आपने सुना तीनों उम्मीदवार प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ हमारे साथ मौजूद थे। तीनों ने अपने वोटर्स को कायल करने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन वो मुस्बत भी था और तीनों के मौक़िफ़ से ये लगता था कि वो शहर फैसलाबाद को सर्व करने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म और पूरा चार्ट ऑफ डिमांड या रोड मैप रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए वो क्या क्या करेंगे वो भी आपके सामने रखा। मेरे ख्याल में 14 जनवरी इसका तयन करेगा कि कौन इज़्ज़त पाकर आगे आता है और किसको सदारत का जो ताज है उसके सर सजता है और वो आके फिर शहर फैसलाबाद और ख़ास तौर पे वकला बरादरी के करते हैं। वो तो अब वक्त बताएगा, लेकिन हमारी दुआ है जो भी आए कि शहर फैसलाबाद की भी नुमाइंदगी का हक अदा करे और साथ साथ वकला नौजवान बरादरी जो कि बेरोज़गारी या बहुत सारी ऐसी मसाइल का शिकार है उनको भी लेकर टेकअप करके आगे चलें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।